नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपनी इस क्लास में बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 4। और प्रश्नावली नंबर 4 में से राजस्थान बोर्ड में RBSC जो बोर्ड है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो एक 6 नंबर का पूछा जाता है। और पेपर में क्वेश्चन नंबर 26वां आपको मिलेगा। तो अपन देखते हैं इसमें कि आपको इसमें ग्राफ का क्वेश्चन मिलता है और अपन 2 प्रकार के ग्राफों की इसमें बात करने वाले हैं, एक रेखिक समीकरण वाले ग्राफ और एक असमीका वाले ग्राफ, रेखिक समीकरण वाले और असमीका वाले। तो इस क्लास में अपन इसकी बेसिक पढ़ते हैं, प्रश्नावली 4 का बेसिक। और इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। फिर रेखिक समीकरण क्या होती हैं? सबसे पहले बात ये आती है कि रेखिक समीकरण क्या होती हैं। रेखिक समीकरण वे होती हैं जिनमें 2 चर हों। रेखिक समीकरण वे होती हैं जिनमें 2 चर हो और दोनों की घात क्या हो, 1 हो। जैसे एक समीकरण मैंने लिख दी 3x + 2y = 5। इसमें एक चर हो गया x, एक चर हो गया y, एक चर x, एक चर y। कितने चर हो गए? 2 चर, और दोनों की घात कितनी है? 1 है। तो ये कहलाएगी 2 चर वाली रेखिक समीकरण। अब आता है 2 चर वाली रेखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो अपन क्या करते हैं कि 2 समीकरणों को एक साथ यदि लिख दिया जाए, जैसे 3x + 2y = 7, एक लिख दी 4x - 5y = 3। तो 2 समीकरणों को एक साथ लिख दिया जाता है तो इन्हें पढ़ते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म यानी जोड़ा। 2 समीकरणों को एक साथ लिखा जाता है तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म होते हैं। अब अपन देखते हैं कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखेंगे तो वह होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे यदि ये युग्म जो दे रखा है, इस युग्म से a1, a1, b1 और c1 का मान यदि निकालते हैं, एक a2, b2 और c2 का यदि अपन को मान निकालना है तो इसकी व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो पहली समीकरण में x का गुणांक जो होता है वे a1 का मान होता है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 3। पहली समीकरण में y का गुणांक जो होता है वे b1 का मान हो जाएगा, तो b1 = 2। और c1 बराबर व्यापक रूप में यदि अपन देखते हैं तो c1 जो है प्लस में है और ये किधर है? इधर। तो इसको यदि अपन पक्षांतरण करके लाएंगे, बराबर 0 करना होता है, तो -7 = 0 और इसको भी लिखा जाएगा -3 = 0। तो c1 का मान -7 होगा। इसी प्रकार a2, b2 और c2। तो दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2 कहलाएगा, y का गुणांक b2 -5 और c2 का गुणांक अचर संख्या कहलाएगी यानी 3। इस प्रकार अपन a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब अपन को आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न समीकरण युग्म के हल होंगे या नहीं होंगे, निकाय कैसा होगा, रेखा कितनी प्राप्त होंगी, रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी। तो इसको करने के लिए अपन को एक सारणी बनानी है और उस सारणी में अपन को देखना है कि कैसे हल निकलेंगे, कैसा निकाय होगा। तो उसके लिए अपन को ये एक सारणी याद रखनी है। पहला कॉलम में अपन ने क्रम संख्या लिख दी, 3 कंडीशन अपन देखेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। यदि पहला है अनुपातों की तुलना, दूसरा कॉलम है रेखा प्राप्त होंगी, भाई रेखा कैसी प्राप्त होंगी। अगला कॉलम है हल होंगे, कितने हल होंगे, कैसे हल होंगे। और लास्ट कॉलम है निकाय होगा,
निकाय होगा कि संगत होगा, ए संगत होगा, कैसा निकाय होगा? तो इधर अपन देखते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। पहले ही दो अनुपात बराबर नहीं आए कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो अपन को तीसरा अनुपात देखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा अनुपात देखने की कोई भी ज़रूरत अपन को नहीं है। पहले ही दो अनुपातों से निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। अगले अनुपातों पे अपन जब तब पहुँचेंगे जब ये दोनों बराबर आ जाएं। तो इसको अपन लिख भी सकते हैं और नहीं लिखें तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल इतनी कंडीशन याद रखनी है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। तो ये कंडीशन है तो रेखा प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। तो कैसी रेखा प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। केवल एक हल निकलेगा। याद रखने के लिए ये दोनों रेखाएं कितने बिंदुओं पर काट रही हैं? एक बिंदु पर काट रही हैं। तो इनके केवल एक हल होगा और एक हल को कहा जाता है एद्वितीय हल। एक हल का जो दूसरा नाम है वह है एद्वितीय हल। इसको एद्वितीय हल भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अपन निकाय की बात जो है, बाद में देखेंगे निकाय कैसे होंगे, डायरेक्ट याद हो जाएंगे निकाय वाला जो पोजीशन है। तो अपन देखते हैं दूसरी कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2। A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2। तो ये वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं, तो अगली पे पहुँचेंगे कि पहले दो अनुपात बराबर हैं लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2, नॉट इक्वल C1 बटे C2, यानी बराबर नहीं है। बराबर का चिन्ह लगाकर यदि उसको तिरछी रेखा से काट दिया जाए तो इसे पढ़ते हैं नॉट इक्वल। इसे नॉट इक्वल पढ़ते हैं, यानी बराबर नहीं है। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर प्राप्त होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी कब? जब A1 बटे A2 होगा बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। यदि A1 बटे A2 बराबर आ जाए B1 बटे B2 के तो देखेंगे अपन C1 बटे C2 की बराबर है या नहीं है। यदि कंडीशन आती है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है C1 बटे C2, तो रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? समांतर। और समांतर रेखा वे होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आगे चाहे कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। रेल की पटरियाँ वे कितनी भी बढ़ाई जाएं वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। रेल की पटरियाँ दोनों समांतर होती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कितना भी आगे बढ़ाया जाए तो वे होती हैं समांतर रेखा, और समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और जब प्रतिच्छेद ही नहीं करती है तो इनका कोई हल नहीं होगा। हल तभी निकलता है जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हों। समांतर रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, इस वजह से इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब देखते हैं लास्ट कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसमें तीनों ही अनुपात बराबर आ गए। तीनों ही अनुपात क्या आ गए? बराबर आ गए। कि यदि तीनों ही अनुपात बराबर आ जाते हैं, तीनों ही अनुपात क्या जाते हैं? बराबर आ जाते हैं, तो रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखा प्राप्त होंगी। और संपाती रेखा का मतलब कि एक रेखा दूसरे के क्या है? ऊपर है। एक रेखा जो है वे उस दूसरे के ऊपर है। तो एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर मिलती हैं? ये अनेक बिंदुओं पर मिलती हैं, अनेक बिंदुओं पर मिलती है। इसलिए इनके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। अब अपन बात करेंगे निकाय की कि निकाय कैसा होगा। तो इसके लिए सीधी सीधी एक ही बात आपको फैक्ट याद रखना है कि जिसका हल निकलेगा वे संगत निकाय होंगे और जिसका हल नहीं निकलेगा वे असंगत निकाय होंगे। अब पहली कंडीशन में केवल एक हल निकल रहा है। एक हल निकले, अनेक निकले, 2 निकले, 4 निकले, 5 निकले, कुछ भी हल निकलें
तो उनका निकाय संगत होगा। हल निकलता है तो निकाय क्या होगा? संगत होगा। इसमें कोई हल नहीं तो निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। इसी प्रकार अनेक हल वाली कंडीशन है, ये भी कैसा निकाय होगा? संगत निकाय होगा। तो ये अपन ने 4 पॉइंट जो एक में बेसिक काम में आने वाला था वे अपन ने कंप्लीट किया। अब इसी क्लास में अपन बेसिक पूरी प्रश्नावली का एक साथ कर रहे हैं। तो 4.2 में अपन को है असमीका के ग्राफ, और 4.2 में जब असमीका के ग्राफ हैं तो अपन देखेंगे कि भाई 4.2 जो है उसमें असमीकाएँ हैं। एक चर राशि वाली असमीका, यानी एक चर राशि वाली असमीकाएँ। तो असमीकाओं का मतलब ये होता है कि जिनमें ग्रेटर देन का चिन्ह हो, लेस देन का चिन्ह हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, लेस देन इक्वल हो, ये चारों चिन्ह यदि समीकरण में बराबर के स्थान पर लगा दिए जाएं तो समीकरण जो है वे असमीका में बदल जाती है। तो अपन देखते हैं ax इज ग्रेटर देन 0, ax इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0, ax इज लेस देन इक्वल 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0, जहाँ a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। जहाँ a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अब इसमें इसका मान 0 भी हो सकता है, ऐसे भी इसका व्यापक रूप अपन लिख सकते हैं कि ax इज ग्रेटर देन d, यानी अचर संख्या का मान 0 भी हो सकता है और बिना 0 यानी शून्य संख्या भी हो सकती है। अपन देखेंगे अब दो चर वाली रैखिक समीकरण असमीकाओं का व्यापक रूप। दो चर राशि वाली रैखिक असमीकाओं का व्यापक रूप। दो चर राशि वाली रैखिक असमीकाओं का व्यापक रूप। ax प्लस by इज ग्रेटर देन इक्वल c, यानी जो अचर राशि है उससे क्या है? ये बड़ा है। फिर दूसरी ये हो सकती है ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल c। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है ax प्लस by इज लेस देन इक्वल c। चौथी ये हो सकती है ax प्लस by इज लेस देन इक्वल c, जहाँ a और b का मान 0 नहीं होगा। ये इसका व्यापक रूप है। c का मान 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a और b का मान 0 नहीं होगा। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल अपन ले 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 5, ये अपनी एक समीका बन गई। तो इस प्रकार आपको लेना है, इधर a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये अपनी असमीकाओं के व्यापक रूप हो गए। अपन इनका अगली क्लासों में बात करेंगे हल की कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, और लास्ट में एक नोट डालते हैं। जो अपन रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, रैखिक क्या पढ़ते हैं? समीकरण। और इसमें भी अपन को इस बात पर ध्यान देना है, इस व्यापक रूप में a1 b1 a2 और b2 यानी नॉट इक्वल 0 होंगे। इनका मान भी 0 नहीं होगा। यदि इनका मान 0 हो गया तो वे दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं बचेगी, वे एक चर वाली बन जाएगी। इसलिए a1 b1 a2 b2 का मान 0 नहीं होगा। तो इसमें जब अपन हल प्राप्त करते हैं तो केवल एक हल मिलता है या अनेक हल मिलते हैं, लेकिन हल जरूर मिलता है, लेकिन समांतर वाली में कोई हल नहीं मिलता। असमीकाओं में हल जो अनेक हल होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे अपन देखते हैं कि ग्राफ में ये वाले प्लस के मान हैं, ये वाले माइनस के मान हैं, ये प्लस के हैं और नीचे माइनस के मान हैं। तो इधर की तरफ अनेक बिंदु हैं, इधर की तरफ क्या है? अनेक बिंदु हैं। यदि हल समुच्चय इधर का आया तो अनेक आ जाएंगे। तो इधर अपन केवल हल नहीं निकालेंगे, असमीकाओं के अनेक हल प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका हल समुच्चय ज्ञात किया जाएगा। केवल हल नहीं निकालेंगे, इनका हल समुच्चय ज्ञात किया जाएगा। तो ये अपन ने की प्रश्नावली नंबर 4 की बेसिक बात। अगर आगे अपन बात करेंगे
प्रश्नावली नंबर जो 4 है उसमें कैसे अपन ग्राफ बनाएंगे, रैखिक समीकरणों के ग्राफ कैसे बनाएंगे, समीकरणों के ग्राफ कैसे बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, या तो एक समीकरणों का ग्राफ मिलेगा या रैखिक समीकरण का ग्राफ मिलेगा। और वह क्वेश्चन 6 में ज़्यादातर 90% जो चांस हैं 4.1 में से मिलने के हैं, 4.1 में से ग्राफ के मिलने के हैं, और जो है रैखिक समीकरण वाला। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।